डियर स्टूडेंट, ज्योग्राफी में आज का हम लोग का अध्ययन का विषय है महासागर ओशियन। जहाँ तक महासागर का प्रश्न है तो पूर्व में आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ चुके हैं और उसके क्रम में हमने आपको बताया है कि किस ढंग से ये तप्त आग का जो गोला था, एक गैसीय गोला था, तो एक लंबे समय के बाद पृथ्वी ठंडी हुई और उसके बाद वाष्पोत्सर्जन जब इसमें होता है तो उससे जल की उपस्थिति होती है। जिस समय जल बना था इस धरती पर उस समय जल ये मीठा था, लेकिन धीरे धीरे इस जल में नदियां मिलती चली गई और उसका खारापन बढ़ता चला गया और वर्तमान समय में जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल। जो जलीय भाग है, इसी जलीय भाग को ही हम लोग महासागर या ओशियन कहते हैं और जो स्थलीय भाग है इसी को हम लोग महादेश के नाम से जानते हैं। इसमें एक चीज आपको ध्यान देने योग्य होगा कि महासागर के साथ साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है सागर। महासागर को हम लोग ओशियन बोलते हैं, सागर को हम लोग सी बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि महासागर की आकृति बहुत बड़ी होती है और ये सभी तरफ से खुला रहता है। कोई कॉन्टिनेंट जो है वो इसको विभाजित करता है। जैसे उदाहरण के लिए पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, तो इसको कौन विभाजित कर रहा है? तो अमेरिका कॉन्टिनेंट, दोनों अमेरिका कॉन्टिनेंट और एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, अमेरिका कॉन्टिनेंट दोनों के पूरब की तरफ और एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिम के तरफ की जो जल राशि है जो पूरी खुली हुई है नीचे ऊपर, इसको हम लोग अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। और इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का पश्चिम के तरफ और एशिया के पूरब की तरफ का जो भाग होगा वो पैसिफिक ओशियन। तो ओशियन का सामान्य सा अर्थ जो ये है कि एक वृहद भाग हो और दो ओर से खुला हो, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी वृहद जल राशि जो दो ओर से नहीं खुल करके बहुत सारे इलाकों से जो है वो जल से स्थल भाग से घिरा हुआ, तो ऐसे क्षेत्र को जो है हम लोग सी या सागर के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे भूमध्य सागर, मेडिटेरियन। तो महासागर और सागर में ये डिफरेंस है। सागर में भी महासागर का ही जल रहता है, वो भी किसी सोर्स से जो है वो पहुंच जाता है। कोई स्ट्रेट होता है, कोई जलसंधि होती है, जिस जलसंधि के माध्यम से जो है महासागर का जल सागर में चला आता है ना। अब देखिए, एक दूसरी बात इसमें आपको जाननी है वो ये कि जो महासागर है उसका अधिकांश विस्तार साउथ हेमिस्फीयर में, यानी भूमध्य रेखा इक्वेटर के नीचे का जो आधा भाग है उसमें पूरा जलीय भाग को अगर लीजिए तो लगभग 85% भाग आपको दक्षिण गोलार्ध में मिलेगा और स्थलीय भाग अधिकांश जो है वो कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी इक्वेटर के ऊपर, यानी यहाँ आपको 85% स्थलीय भाग पाया जाए। ये एक डिफरेंस है। इसका उल्टा कर दीजिए तो यहाँ स्थलीय भाग 15% हो गया साउथ हेमिस्फीयर में और यहाँ जलीय भाग कितना हो गया? तो 15% हो गया। तो ये एक महान डिफरेंस है। तीसरी बात ये कि अगर कुल जल राशि हम देखें जो 71% यहाँ लिखे हैं, इसको अगर हम लोग मापें मास में, द्रव्यमान में कि कितना है, तो कुल उसका एक करीब अरब 25 करोड़ घन मीटर है इस धरती पर जल। आप बोलिए कि नाप कैसे लिए सर? तो हमको हमें समुद्र की गहराई पता है ना, समुद्र की लंबाई चौड़ाई पता है, तो 1 घन मीटर में कितना जल आता है वो हमें पता है उसमें। तो उस तरीके से पूरा घन मीटर अगर निकाल लेते हैं तो हमें पूरी जल राशि निकाल लिए। तो उस तरीके से 1 अरब 25 करोड़ घन मीटर जल यहाँ हमारे पृथ्वी पर है। एक तर्क के खातिर, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, एक तर्क के खातिर अगर मान लीजिए
कि ये पूरे स्थल भाग पर आप बिछा दीजिए इस जल को। ये ऐसा मान लीजिए कि जो महासागर है वो महासागर नहीं रहे, नीचे से उठ जाए और स्थल भाग के बराबर हो जाए। तो पता है आपको पूरा स्थल भाग 3650 मीटर पानी में डूब जाएगा। कितना? 3650 मीटर पानी में डूब जाएगा। बात समझ में आई? तो ये तो कुछ ये हुआ। अब हम फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ओशियन पर आ रहे हैं कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर से क्या है और कैसे जो है उसका अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें हम पाते कि आप लोग नाम सुने होंगे, समुद्र के किनारे को बोलते हैं बीच, सी बीच, समझ गए? तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये सब जितना ब्लू रंग का है वो सब स्थल है। ये जो है काले रंग का जो डॉट डॉट है ये जल है। इसी को हम महासागर या ओशियन मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भाग आप यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, इसी को आप सी बीच कहिए। सी बीच वो इलाका है जहां सागर का जल अस्थायी रूप से नहीं रहता है। जब सागर में तरंगे पैदा होती हैं, लहरें पैदा होती हैं, तो उसकी जल राशि जो है वो ऊपर चली जाती है और फौरन वो पुनः वो जल राशि सागर में चली जाती है। तो महासागर का वो तटीय भाग जो पूर्ण रूप से सूखा हो, जल के अंदर डूबा हुआ ना हो, और साथ ही साथ समय समय पर जो वाटर करंट पैदा होता है, यानी सागरीय लहरें पैदा होती हैं, उन लहरों का जल क्षणिक रूप से आकर के फिर वापस लहर में चल जाए, तो ऐसी आकृति को हम लोग सी बीच के नाम से जानते हैं, जो काफी मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। असल शुरू होता है इसकी स्थलाकृति, यानी महासागर की यहाँ से। तो स्थलाकृति पढ़ने से पहले ये बता दे कि जिस प्रकार से स्थलीय भाग में पर्वत, पठार, मैदान आप देखते हैं, उसी प्रकार से महासागरीय भाग में भी पर्वत, पठार, मैदान है। जिस प्रकार से आप स्थलीय भाग में पेड़ पौधे और जंतु देखते हैं, उसी प्रकार से महासागर के अंदर भी पेड़ पौधे और जंतु। और सबसे विचित्र बात तो यह है आनंद के संख्या के आधार पर देखिएगा तो जितना संख्या में पेड़ पौधे और जंतु स्थल पे नहीं पाए जाते हैं, उससे ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे और जंतु महासागर के अंदर पाए जाते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और इसके पीछे कारण क्या है कि जीवन की उत्पत्ति महासागर में हुई। जो जीव सबसे पहले उत्पन्न हुआ है वो कहाँ? समुद्र के अंदर। इसलिए सबसे ज्यादा वैरायटी के जीव जंतु यानी फ्लोरा और फौना, पादप और जंतु जो है वो पाए कहाँ जाते हैं? तो इसी में पाए जाते हैं। क्लियर? एक चीज अब देखिए, 4 भाग इसके आम तौर पे मिलेंगे। वो भाग जो जल में डूबा हुआ हो, लेकिन इसकी ढाल बहुत ही मंद हो, यानी 1 मीटर इसकी ढाल होती है, इससे अधिक नहीं। तो ऐसे क्षेत्र को जो है हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ या मग्न तट बोलेंगे। अगर संपूर्ण भू संरचना इसका देखें तो इसकी प्रतिशतता जो है वो 15% होती है। कितना? 50%। अगर ओशियन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा अटलांटिक ओशियन में है इसका प्रतिशतता 17%। पैसिफिक में इसका प्रतिशतता जो है वो 14%। इसी प्रकार से इंडियन ओशियन में अगर आप इसकी प्रतिशतता आप देखिएगा तो 13.4%। तो इस तरीके से महाद्वीपीय मग्न तट क्या है? तो साहब वो एक ऐसा इलाका जहां जो स्थलीय भाग है उस पर जल का जो ढलान है वो 1 मीटर से भी कम होता है। अधिकांश जो
आप मिनरल्स की बात करते हैं कि पेट्रोल निकल गया, सोना निकल गया या कोयला निकल गया समुंदर में, और वहां से विदोहन हो रहा है, खास तौर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बम्बई हाईवे, तो ये इसी मग्न तट पे पाया जाता है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। अब दूसरा जो भाग है वो मग्न ढाल। ठीक है, तो मग्न ढाल में जो है वो 4 से 5 मीटर तक इसका ढाल होता है, और ये भी अटलांटिक ओशियन में इसका प्रतिशतता जो है वो अधिक है, और इसके बाद पैसिफिक में, और इसके बाद इंडियन ओशियन में। इसमें भी आपको बहुत सारी स्थलाकृतियां इस मग्न ढाल पे मिलेंगी, जैसे इस पे भी पर्वत मिलेंगे, इस पे भी बहुत सारी वनस्पतियां मिलेंगी ढाल होने के बावजूद। जो सबसे वृहद भाग है, ये अगर प्रतिशतता के हिसाब से मानिए तो ये 15% है, तो इसका भाग 7%। बाकी 80% जो भाग है वो सागरीय मैदान है, जो आप ये देख रहे हैं, और ये भी उबड़ खाबड़ है सागरीय मैदान। उबड़ खाबड़ किस रूप में कि गहरा ट्रेंच पाया जाता है, जिसको महासागरीय गर्त बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय गर्त जो है वो कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है, मेरियाना, जो लगभग 11,033 किलोमीटर तक गहरा है। उसमें अगर हिमालय को भी चाहिए तो आप अगर रख दीजिएगा तो उसका ऊपर वाला शिखर जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से गर्त में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा गर्त जो है वो कुल गर्तों की संख्या अगर देखा जाए तो 57 है। कितना है? 57। अगर इस 57 को विभाजित करना चाहें आप तो सबसे ज्यादा गर्त पैसिफिक ओशियन में, यानी प्रशांत महासागर, इसमें कितना है? 32। उसके बाद अटलांटिक में आइए तो 19 है, और हिंद महासागर में मात्र, इंडियन ओशियन में मात्र कितना गर्त है? तो 6 गर्त। तो इस प्रकार से ये गर्त, कुछ इसका भाग जो है वो पर्वतीय भाग है, तो पर्वत भाग का नोकीला भाग सागर के ऊपर अगर दिखाई पड़ता है तो यही द्वीप बन जाता है। क्या बन जाता है? यानी, ठीक है। और अंदर में डूबा हुआ जो भाग है इसको माउंटेन रिज बोलते हैं, पर्वतीय कटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माउंटेन रिज यानी कटक। तो यही फिजिकल डिविजन है ओशियन का, और इसमें क्रम से मिलाने के लिए चारों कभी कभी आता है। उसके अतिरिक्त जो है सबका कंट्रीब्यूशन आता है, कितना प्रतिशत है। जो मटेरियल्स हमने आपको दिया है उसमें सारा डिटेल से लिखा हुआ है। इससे अतिरिक्त आपको और कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना बताया गया उतना सफिशिएंट है। तो फिर अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो देखेंगे कि चारों महासागर जो है उसके बारे में विवरण। थैंक यू।